दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम 5 दिसंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। सैटरडे होने की वजह से आर्टिकल्स कम है, लेकिन जितने भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आइए मैप बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। तो ये जो कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, ये आपको बताना है। आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। और आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि आप ही के लिए है, आप ही का फायदा होगा। आइए एक्सप्लेन सेक्शन देखते हैं। इसमें बेसिकली यहाँ पर सर्जरी जो है एज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, इसके बारे में बात की जा रही है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन लाई गई है। अब उसको मद्देनजर रखते हुए जो मेडिकल एसोसिएशन है उनको आपत्ति हो रही है। तो अब यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें उनको सर्जरी मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से जमती है या नहीं जमती है। तो यहाँ पर हम आयुर्वेदा के अलग अलग जो ब्रांचेस है वो देखेंगे। सर्जरी से रिलेटेड कौन कौन से ब्रांचेस है वो हमें देखने को मिलेगा। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलने वाला है इस आर्टिकल के थ्रू। यहाँ पर अगर हम देखते हैं लैब ग्रोथ मीट, लैब ग्रोथ मीट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में, क्योंकि सिंगापुर में क्लियर किया गया है और दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है, तो इसलिए इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। ट्रेडिशन, लैब ग्रोथ मीट मतलब कि जो कल्चर्ड मीट होता है, उसी के साथ साथ जो प्लांट ग्रोथ मीट है, तो क्या डिफरेंसेस है, क्या बेनिफिट्स, क्या ड्रॉबैक, सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज अगर हम देखते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे एडिटोरियल्स हैं जो बिल्कुल भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम ये देखते हैं, पाकिस्तान वाली न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अगर हम देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला अगर हम देखते हैं तो ये भी यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये वाला जो आर्टिकल है, हालांकि ये वाले आर्टिकल को भी इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कवर कर ही लेगा। एक साथ पढ़ने मजा है ना, रोज रोज आप अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो, क्या मतलब है। तो इकोनॉमिक सर्वे में आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको कुछ जो इकोनॉमिक टर्म्स होती है वो यहाँ पर समझ में आ जाएगी। अगर हम द हिंदू देखते हैं तो आज तो एक भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे एमएसपी है ना, तो ये फार्मर से रिलेटेड आ रही है, जो हमने डिटेल में सब कुछ कवर किया हुआ है। ये अगर हम देखते हैं, रजनीकांत की पार्टी के बारे में बात की जा रही है। ये अगर हम देखते हैं, एग्रीकल्चर डिसकंटेंट, उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिग्रेसिव एजेंडा, न्यू लॉ इन गवर्नेंस, तो ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो हमारा न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें सॉइल डे के बारे में कुछ बात की गई है, तो वो भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर अब तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है, मेरे द्वारा जो लाया गया है। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है। इंडियन पॉलिटी कंप्लीटली अवेलेबल है। जियोग्राफी का कोर्स चल रहा है। एथिक्स का कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल है। उसी के साथ साथ बहुत सारे कोर्सेस आने वाले हैं, जैसे कि इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, एनवायरमेंट का कोर्स आने वाला है, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेस आने वाले हैं। आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है, और वो भी लोएस्ट प्राइजेस में। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए, क्योंकि प्राइजेस जल्दी ही इंक्रीज होने वाली है। तो डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आइए हम यहाँ पर कल्चर्ड मीट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हाल ही में काफी सारी न्यूज इससे निकल कर आ रही है। कल्चर्ड मीट के साथ साथ जो प्लांट बेस्ड मीट है उसके बारे में भी काफी न्यूज जो है वो निकल कर आ रही है। रितेश देशमुख से रिलेटेड भी न्यूज है। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। प्लांट बेस्ड मीट और कल्चर्ड मीट में डिफरेंस क्या है उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जो ट्रेडिशनल मीट है वो क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके भी कुछ रीजन, साइंटिफिक रीजंस आज हम इस वीडियो के तहत जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हमारा जो यहाँ पर वीडियो रहने वाला है ये 2 आर्टिकल्स पर बेस्ड है। एक तो है द इंडियन एक्सप्रेस का लैब ग्रो मीट, जो यहाँ पर सिंगापुर में क्लियर किया गया है। उसी के साथ साथ द हिंदू में 2019 सितंबर 2019 में एक आर्टिकल आया था, फ्यूचर ऑफ फूड इज एनिमल फ्रेंडली। तो ये 2 जो आर्टिकल्स है, इनके अराउंड हमारा जो पूरा वीडियो है ये कवर अप होने वाला है। तो ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, सिंगापुर फूड एजेंसी इसने यहाँ पर अप्रूव किया है सेल ऑफ लैब ग्रोथ मीट प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है, जो लैब में ग्रो किए जा रहे हैं मीट प्रोडक्ट्स, उनको यहाँ पर अप्रूवल जो है वो दे दिया गया है। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जहाँ पर कल्चर्ड मीट जो है उसके सेल को क्लियर किया गया है पूरी दुनिया में।
मतलब अब तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी कल्चर्ड मीट के सेल को परमिट नहीं किया गया है या फिर अप्रूवल नहीं दिया गया है। ये जो प्रोडक्ट है अप्रूव किया गया है सिंगापुर फूड एजेंसी के द्वारा इन कल्चर्ड चिकन प्रोड्यूस्ड बाय यूएस बेस्ड ईट जस्ट। ये जो कंपनी इसने अनाउंस किया है कि जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा लोकल पार्टनर्स के साथ नए ब्रांड के तहत जो रहेगा गुड मीट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आपको पता रहना चाहिए, जो सीधा ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए, लैब ग्रोन मीट या फिर जिसे हम कल्चर्ड मीट भी कहते हैं वो किस तरीके से डिफरेंट है प्लांट बेस्ड मीट से। यहां पर आपको प्लांट बेस्ड मीट जो है वो नजर आ रहा है, यहां पर आपको कल्चर्ड मीट जो है वो नजर आ रहा है। देखिए, ट्रेडिशनली मीट कैसा बनाया जाता है, जो एनिमल होता है उसको मारा जाता है और फिर जो मांस है, जो मीट है वो बनाया जाता है। लेकिन अगर हम प्लांट बेस्ड मीट की बात करते हैं, यहां पर नाम आ रहा है प्लांट। मतलब क्या है कि यहां पर एनिमल जो है उसका कोई भी हिस्सा यहां पर शामिल नहीं है, एनिमल शामिल ही नहीं है इसमें। बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो ये प्लांट सोर्सेज जो होते हैं जैसे कि सोयाबीन हो जाए, है ना, पी प्रोटीन हो जाए, तो ये चीजें यहां पर ली जाती है और फिर इससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये जो प्रोटीन होता है जो एक्सट्रैक्ट किया गया है इसको यहां पर हीटिंग के जरिए, एक्सट्रूजन के जरिए, कूलिंग के जरिए मीट लाइक टेक्सचर में लाया जाता है। मतलब यहां पर क्या किया जा रहा है, ये जो सोयाबीन है, पी है, इनका जो प्रोटीन है इसको क्या किया जा रहा है, मीट लाइक टेक्सचर में लाया जा रहा है। मतलब यहां पर बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसा मीट दिखता है उसके टेक्सचर में लाया जा रहा है, जो यहां पर प्लांट से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया गया है। और फिर बाकी इंग्रेडिएंट जो है मिक्स किए जाते हैं, एडिटिव्स जो है वो ऐड किए जाते हैं, जिससे कि यहाँ पर सेंसरी प्रोफाइल, मतलब जिस तरीके से मीट टेस्ट होता है, जिस तरीके से मीट दिखता है, उसको उस भाव में, उस रंग में पूरा मिक्स कर दिया जाए और फिर यहाँ पर क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट जो है वो लाए जाते हैं। मतलब बेसिकली अगर आप देखोगे प्लांट बेस्ड मीट में हो रहा क्या है, यहाँ पर कोई भी एनिमल या फिर उसका कोई भी पार्ट जो है वो शामिल नहीं है। ये मीट यहाँ पर बोला क्यों गया है, क्योंकि मीट जैसा दिखता है। जैसे आप अगर होटल में गए होगे वहां पर आपको वेज एक बिरयानी जो है या फिर वेज एक करी ये भी देखने को मिलती है। उसमें बेसिकली क्या होता है कि वो जो अंडा होता है, एग होता है, उसके जगह पर आपको पनीर का उसी तरीके का बनाकर दे दिया जाता है। दिखने में वो एग दिखता है लेकिन एक्चुअल में एग नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर प्लांट से जो प्रोटीन है वो एक्सट्रैक्ट करके उसको हीटिंग, जो एक्सट्रूजन है, ये सब करके उसको टेक्सचर में लाया जा रहा है मीट के। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट्स ऐड करके जिससे कि टेस्ट में भी वो मीट के जैसा ही लगे और फिर उसे परोसा जाता है मीट बोलकर। प्लांट बेस्ड मीट हमें ये देखने को मिलता है। अब कल्चर्ड मीट जो है जिसको यहाँ पर अप्रूवल दिया गया है, तो कल्चर्ड मीट क्या होता है। देखिए, कल्चर्ड मीट में प्लांट से नहीं लिया जाता है, कल्चर्ड मीट में एनिमल से ही लिया जाता है। अब एनिमल से क्या लिया जाता है, ट्रेडिशनल इसमें तो पूरे एक एनिमल को मार डाला जाता है कि मार ही दिया उसको, है ना, उसकी जान ही चली गई। लेकिन कल्चर्ड मीट में क्या होता है कि जो मसल सेल है वो कलेक्ट किए जाते हैं एनिमल से। मतलब एक पर्टिकुलर कोई एनिमल है, उसको मारा नहीं जा रहा है, उसका सिर्फ सेल जो है वो लिया जा रहा है। अब सेल लेने में उसको दर्द भी नहीं होगा, उसको कोई भी तकलीफ भी नहीं होगी एनिमल को, है ना। मतलब क्या हो रहा है कि बेसिकली यहाँ पर क्रूअल्टी जो है एनिमल्स के साथ जो होती है, जो आप अगर देखोगे स्लॉटरिंग जो होती है एनिमल्स की, वो यहाँ पर नहीं होगी। जो एनिमल है उसका सिर्फ सेल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। अब ये जो सेल लिया गया है इसको यहाँ पर जो कल्चर मीडियम है उसके तहत प्रोलिफरेट किया जाता है और फिर ये जो सेल है इसको मसल फाइबर में ग्रो किया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और फिर इसके तहत जो मीट है वो फॉर्म हो रहा है। मतलब समझ लीजिए कि अगर मैं आपको एकदम ही आसान शब्दों बताऊं और इन प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं, इन प्रैक्टिकल दूं, तो जिस तरीके से जो समझ लीजिए जो टेस्ट ट्यूब बेबीज है ना, वो हो रहे हैं, तो यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पर सिर्फ जो मांस है वो बनाया जा रहा है। मतलब जो मांस होता है, जो मीट है, वो यहां पर तैयार किया जा रहा है सेल से। यहां पर एनिमल से सेल लिया गया, उस सेल के थ्रू यहां पर जो मांस होता है, जो मीट जो खाते हैं लोग, वो यहां पर तैयार किया जा रहा है। समझ में आया आपको। ये जो सेल होते हैं इनको मसल फाइबर में ग्रो कर दिया जाता है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में और इस तरीके से कल्चर्ड मीट जो है ये फॉर्म होता है। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम देखते हैं कल्चर्ड मीट में और प्लांट बेस्ड मीट में, तो क्या होगा, प्लांट बेस्ड मीट में एनिमल का कोई भी हिस्सा नहीं होता है, लेकिन अगर हम कल्चर्ड मीट देखते हैं तो उसमें एनिमल का हिस्सा होता है। लेकिन यहाँ पर एनिमल को मारा नहीं जा रहा है, यहाँ पर उसका सेल जो है वो लिया जा रहा है। तो मतलब क्या है कि ये जो है ये एक मतलब एक दिखने में
सिर्फ मीट की तरह है, लेकिन ये एक्चुअल में मीट है ना। यहां पर बस फर्क यह है कि इसको एनिमल को मारा नहीं जा रहा है, तो ये क्लोज रिजेंबल करता है मीट को। और ये अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ दिखने में या फिर थोड़ा बहुत टेस्ट में मीट जैसा हो सकता है, बाकी इसमें सब कुछ जो प्लांट है उसी से आई हुई चीजें हैं। क्लियर है? मतलब क्या है, प्लांट बेस्ड मीट जो है ये प्लांट सोर्सेस से लिया गया है, सोयाबीन या पी प्रोटीन। ये कल्चर्ड मीट जो होता है ये डायरेक्टली जो सेल्स होते हैं एनिमल्स के, उनसे यहाँ पर लेबोरेटरी में बनाया जाता है। समझ में आ गया आपको? ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है, इस पर काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स बोलिए या मेंस बोलिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों का अगर हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं, यहां पर अगर प्लांट बेस्ड बोलिए कल्चर्ड बोलिए, दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम है कि यहां पर अल्टरनेटिव जो है ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्ट्स को दिया जा सके। जो ट्रेडिशनल मीट प्रोडक्ट है जहां पर एनिमल्स की हत्या कर दी जाती है, यानी जहां पर एनिमल्स को मार दिया जाता है, उसके लिए एक अल्टरनेटिव जो है वो यहां पर क्रिएट करे। जो जूनोटिक डिसीजेस है उसके थ्रेट को यहां पर रिड्यूस किया जाए, है ना। आप देखो अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आता है तो ये सारे फैक्ट्स आप लिख सकते हो यहां पर कि ऑब्जेक्टिव क्या है। तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव है, एक तो यहाँ पर अल्टरनेटिव होना, दूसरा जूनोटिक डिसीज। अभी अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस जूनोटिक डिसीज है, बहुत सारे जूनोटिक डिसीज हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसके थ्रेट को यहाँ पर रिड्यूस किया जाए, क्योंकि एनिमल को अगर हम खाएंगे तो जूनोटिक डिसीज होंगे, एनिमल को हम खा ही नहीं रहे हैं, उसके सेल को लेकर अलग से हम लेबोरेटरी में बना रहे हैं और फिर वो खा रहे हैं। उसी के साथ एनवायरमेंटल इंपैक्ट जो है उसको भी यहाँ पर मिटिगेट कर सके। अब आप बोलोगे एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो यहाँ पर डेटा पूरा लाया गया है वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन से, यहाँ पर आप देखिए कि अगर कोई भी एनिमल सोर्स फूड नहीं खा रहे हैं लोग, जो है उनको बोला गया है कि आप लेस मीट खाइए, कम मीट खाइए, ठीक है। तो यहाँ पर एस्टिमेट पूरा निकाला गया है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस मिटिगेशन पोटेंशियल, कि मतलब क्या करने से मिटिगेट हम कर सकते हैं, क्या करने से ग्रीन हाउस गैसेस को हम रोक सकते हैं, बाहर निकलने से रोक सकते हैं। सबसे ज्यादा किससे? नो एनिमल सोर्स फूड। अगर एनिमल सोर्स फूड खा ही नहीं रहे हो तो देखिए मैक्सिमम यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। फिर धीरे धीरे वंस इन अ मंथ है तो हम इतना कंट्रोल कर सकते हैं, लिमिटेड मीट डाइटरी है तो यहां तक हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डेटा जो है वो देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि अगर हम एनिमल सोर्स फूड नहीं खा रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पर मिटिगेट जो है वो कर पा रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए कंसर्न अगर हम देखते हैं ट्रेडिशनल मीट से, तो ये कंसर्न हमें क्या नजर आते हैं, क्या कंसर्न है। अगर आप मांस खा रहे हो, अगर आप मटन खा रहे हो, अगर आप चिकन खा रहे हो, जो कुछ भी खा रहे हो, अगर आप ट्रेडिशनल मीट खा रहे हो जहां पर हत्या की जा रही है, जहां पर एनिमल्स को मारा जा रहा है, तो फिर वहां पर कंसर्न्स क्या निकल कर आते हैं। देखिए यहां पर हम साइंटिफिक तौर पर बात कर रहे हैं। पहला कंसर्न ये है कि जो खाद्य है, जो खाना है, एनिमल्स को बहुत ज्यादा देना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा देना पड़ता है ताकि वो हेल्दी रहे, है ना, ताकि वो अच्छे तरीके से बने और फिर उसके बाद जब वो उनको मार दिया जाए तो अच्छा खासा चिकन जो है या फिर मटन जो है वो उनको मिले। अब यहाँ पर पहला कंसर्न ये आता है कि हर एक 9 कैलोरी फूड जो हम फीड कर रहे हैं, मतलब 9 कैलोरी अगर हम खाना दे रहे हैं उस चिकन को, तो हमें सिर्फ 1 कैलोरी जो है वापस मिल रही है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो 8 कैलोरी जो है ये वेस्ट जा रही है। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। डिस्पाइट एफर्ट्स 34.7% इंडियन चिल्ड्रन जो है वो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। मतलब सोचिए आप कितना कम यहाँ पर आपको जो वापिस जो कैलोरीज है वो मिल रहा है। दूसरा अगर हम देखते हैं मीट इंडस्ट्री जो है ये ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर भी वेस्ट करते हैं। मतलब अबाउट 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स वाटर कंजम्पशन जो है वो एनिमल प्रोडक्ट्स के लिए जाता है, उसको प्रोड्यूस करने में जाता है। आप समझ सकते हो पानी की कितनी बड़ी समस्या है। लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड वॉर 3 है पानी की वजह से होगा, तो यहां पर आप सोचिए कि मीट इंडस्ट्री जो है उसमें ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वेस्ट होता है। नीति आयोग ने प्रेडिक्ट किया है 21 मेजर सिटीज जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, ये सब जीरो ग्राउंड वाटर लेवल जो है 2020 हिट करेंगे। ये हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, एंटीबायोटिक जो है वो लाइव स्टॉक को, पोल्ट्री फीड को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर कोई जो मुर्गी है उसकी अगर तबीयत खराब हो गई, उसका अगर वेट कम हो गया है, तो फिर उनको एंटीबायोटिक जो है वो दे दी जाती है ना, क्योंकि उनको तो बेचना है। अगर कोई अच्छे मुर्गी नहीं रही, अच्छा मुर्गा नहीं रहा, तो उसको क्या खाएंगे, उसको क्या काटेंगे, उसको क्या मारेंगे, उसको कोई खाना चाहेगा नहीं। तो इसलिए क्या है, एंटीबायोटिक जो है वो उनको दी जाती है। अब एंटीबायोटिक जो है वो उनके पेट में जाती है, फिर अगर वो हम खाते हैं तो एंटीबायोटिक जो उसका मैग्निफिकेशन होता है और फिर वो हमारे शरीर में जाती है। मतलब इनडायरेक्टली जो एंटीबायोटिक्स है वो हमारे शरीर में जा रही है। और हमने कल के ही लेक्चर में देखा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो कितना ज्यादा थ्रेट होता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो उसने कहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ये वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट है ग्लोबल हेल्थ के लिए।
खासकर अगर हम इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि क्या है, हमारे शरीर में इतने एंटीबायोटिक चल जाते हैं कि फिर जब हमारे को कोई बीमारी होती है, जब हमारी तबियत खराब होती है, अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हम पर कोई असर भी नहीं होता है ना। फूड सिक्योरिटी बोलिए, डेवलपमेंट, यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ये कंसर्न हमें देखने को मिलता है। और लास्ट अगर हम देखते हैं तो क्रूएल्टी तो है ही, कि यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट कैजुअलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, एक्सट्रीम क्रूएल्टी, मतलब एनिमल्स को इतने बुरी तरीके से रखा जाता है, एनिमल्स को इतने बुरी तरीके से स्लॉटर किया जाता है। आप अगर वीडियोस देखो आपको पता चलेगा कितने बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, मतलब एक स्लेव्स की तरह उनको ट्रीट किया जाता है। क्या वो डिजर्व करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें सिर्फ क्रूएल्टी नहीं आ रही है, इसमें साइंटिफिक तौर पर भी हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से हमारे एनवायरमेंट को इम्पैक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो मीट इंडस्ट्री है उसकी वजह से पूरी दुनिया को सफ़र करना पड़ सकता है, उसी के साथ हमें उतना रिटर्न भी नहीं मिल रहा है। तो फिर उतना इन्वेस्टमेंट करके मतलब क्या है? उल्टा एंटीबायोटिक जो है वो रेजिस्टेंट होने की वजह से हमारी ही तबियतें जो है वो खराब हुई तो सही नहीं हो पाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी समस्याएं जो है वो देखने को मिल रही है। इसी का निवारण जो है वो हमें यहाँ पर कल्चर्ड मीट या फिर प्लांट बेस्ड मीट्स के जरिए देखने को मिलता है। अब देखिए, अगर हम डेटा भी देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू गुड फूड इंस्टीट्यूट्स 2019 स्टेट ऑफ इंडस्ट्री रिपोर्ट, कल्टीवेटेड मीट्स, तो कल्टीवेटेड बीफ जो है वो क्या कर लेगा अगर हम यहाँ पर कल्टीवेटेड बीफ लेते हैं तो वो क्या ही कर लेगा? तो वो यहाँ पर लैंड यूज जो है 95% ज़्यादा यहाँ पर रिड्यूस कर देगा। जो लैंड इस्तेमाल हो रही है 95% ज़्यादा रिड्यूस कर देगा। क्लाइमेट चेंज इमिशन जो है 74 to 87% तक यहाँ पर इमिशन जो है वो यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन जो है 94% से यहाँ पर कम हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितना यहाँ पर बेनिफिट जो है वो हमारे एनवायरमेंट को मिलेगा, हमारे पूरे जो ह्यूमन बींग्स है उनको मिलेगा। तो ये एक डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा डेटा आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर बॉलीवुड कपल जो है जेनेलिया, रितेश देशमुख, उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया है, प्लांट बेस्ड मीट वेंचर जो है वो शुरू किया है। तो मतलब अब यहाँ पर क्या है कि जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है वो भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी इसके अल्टरनेटिव्स में इंटरफेयर बोलने के बजाय वो भी इस अल्टरनेटिव में इंटरेस्ट जता रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने सिर्फ एक क्रूएल्टी पर्सपेक्टिव से ही नहीं, एक ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से ही नहीं, लेकिन जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है उससे भी देखा। इसीलिए यहाँ पर वेजिटेरियन होना या फिर ये जो अल्टरनेटिव्स है इनकी तरफ जाना ये हम सभी के लिए काफ़ी सही रहेगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर कल्चर्ड मीट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, प्लांट बेस्ड मीट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप भी मुझे ज़रूर बताइए। आइए यहाँ पर हम बात करते हैं वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में। देखिए, वर्ल्ड सॉइल डे 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 की अगर हम थीम देखते हैं तो है कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, सॉइल जो है वो लिविंग रिसोर्स है, मतलब 25% ऑफ आवर प्लैनेट बायोडाइवर्सिटी के लिए एक होम है। उसी के साथ साथ फूड सिक्योरिटी जो है उसके लिए भी एक बहुत बड़ी भूमिका जो है वो निभाती है। बाय द ईयर 2050 ग्लोबल पॉपुलेशन 9 बिलियन तक चली जाने वाली है। इसीलिए वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा जो फूड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी फूड की उतनी ज़रूरत पड़ेगी। फूड प्रोडक्शन जो है वो जब ग्लोबली इंक्रीज होगा तो बट ऑब्वियस की लैंड जो है जिस पर एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है वो यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए, वो यहाँ पर बढ़नी चाहिए। मगर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो धीरे धीरे डिग्रेड जो है वो होती जा रही है। अब डिग्रेड होने के पीछे कारण क्या है? सॉइल अगर डिग्रेड हो रही है, सॉइल अगर जा रही है तो फिर लैंड जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। लैंड अगर डिग्रेड होती है तो फिर क्या उस पर एग्रीकल्चर हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या जो है वो हमें नजर आ रही है। अब देखिए, मेन कॉजेस अगर हम देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन के, जो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सीधा क्वेश्चन आ सकता है, वो है इरोजन, सैलिनेशन, कॉम्पैक्शन, एसिडिफिकेशन एंड केमिकल और बाकी कॉन्टेमिनेंट जो सॉइल में हमें देखने को मिलते हैं उसकी वजह से। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो नेचर पर डिपेंड है फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई, पेस्ट कंट्रोल, पॉलिनेशन और बाकी सर्विसेज। तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखते हैं सीधा आ सकता है कि बताइए इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अगर आप देखोगे GS1 उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। अब UN वर्ल्ड डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे अगर हम देखते हैं तो ये भी ऑब्जर्व किया जाता है 17 जून 2020। थीम अगर हम देखते हैं 2020 की तो फूड, फीड एंड फाइबर, सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब ये भी स्ट्रेस कर रहा था कि हमें सॉइल फर्टिलिटी जो है वो प्रिजर्व करने की ज़रूरत है।
अब सॉइल फर्टिलिटी प्रिजर्व क्यों करना है? जिससे कि हम क्लाइमेट इंपैक्ट जो उसको प्रिवेंट कर सके, जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज कर सके, जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज कर सके, और एग्रीकल्चर लैंड जो उसको हम कंजर्व कर सके, जिससे कि जो भी आगे समस्या हमें नजर आ रही है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब देखिए, सॉइल के बारे में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो रहनी चाहिए। अब अगर हम हमारी एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी का अगर हम क्लास 10 देखते हैं, जियोग्राफी का क्लास 10 देखते हैं, उसका अगर फर्स्ट चैप्टर ही देखते हैं तो उसमें लास्ट में एंड में हमें सॉइल के बारे में देखने को मिलता है। तो आइए थोड़ा हम एनसीईआरटी क्लास 10 जो है उसकी जो सॉइल का पर्सपेक्टिव है उस पर नजर डाल के देखते हैं कि सॉइल क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, उसी के साथ साथ कौन कौन से टाइप के सॉइल हमें हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये सॉइल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। देखिए, हर एक स्टेटमेंट पर क्वेश्चन निकल सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा कि सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही रहेगा। देखिए, एनसीईआरटी से हुबेहूब जो स्टेटमेंट है वो एग्जाम में रखे जाते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी को इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो यहाँ पर सॉइल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और ये एक मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। जो प्लांट्स है मोस्टली वो कहाँ पर ग्रो होते हैं? वो सॉइल में ग्रो होते हैं, इसीलिए सॉइल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम है प्लांट ग्रोथ का। उसी के साथ साथ सॉइल डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसे भी सपोर्ट करता है। अब देखिए, सॉइल जो है ये एक लिविंग सिस्टम है, और सॉइल को फॉर्म होने में मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब देखिए, सॉइल के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर रोल प्ले करते हैं? तो इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जो पेरेंट रॉक है वो किस तरीके का है, रिलीफ किस तरीके का है, क्लाइमेट किस तरीके का है, वेजिटेशन किस तरीके का है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। और उसी के साथ साथ बहुत सारे फोर्सेस जो है नेचर के वो भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया। उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं जो रनिंग वाटर है वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करता है। विंड हो गई, क्योंकि विंड जो है वो इरोजन करती है, तो उसके वजह से भी हमें सॉइल जो है वो फॉर्मेशन होता हुआ नजर आता है। ग्लेशियर्स हो गए, जो डिकम्पोजर्स है उनकी एक्टिविटीज हो गई, तो ये सारी चीजें हैं जिससे सॉइल फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, तो यहाँ पर जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको सॉइल की लेयर जो है वो दिखाई देगी। सबसे ऊपर यहाँ पर ह्यूमस आपको दिखाई देगा। ये क्या है? तो ऑर्गेनिक मटेरियल हम बोल सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको टॉप सॉइल जो है वो दिखाई देगी, जिसे हम ए हॉरिजॉन कहते हैं। ये ह्यूमस में काफ़ी रिच होती है, मिनरल्स में काफ़ी रिच होती है। उसके नीचे हमें सब सॉइल दिखाई देता है, जो कि ह्यूमस में पुअर होती है, और रिसोर्सेज जो है, मिनरल्स जो है उसमें भी काफ़ी पुअर होती है। और फिर यहाँ पर सी हॉरिजॉन आता है, मतलब वेदर्ड रॉक जो फ्रेगमेंट्स है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उसी के साथ साथ सबसे लास्ट में यहाँ पर बेड रॉक आता है, डी हॉरिजॉन। अब देखिए, जो हमने फैक्टर्स यहाँ पर देखे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, तो इसके बेसिस पर जो कलर है, थिकनेस है, टेक्सचर है, एज है, केमिकल है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है सॉइल की, वो अलग अलग दिखाई देती है। और उसके बेसिस पर ही जो सॉइल है वो हमारे देश में अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। तो अब यहाँ पर सॉइल के जो टाइप है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एल्यूवियल सॉइल जो है वो नज़र आती है। अब एल्यूवियल सॉइल ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड और इम्पॉर्टेंट सॉइल है। ये बहुत सारी जगहों पर हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एंटायर नदर्न प्लेन जो है वहाँ पर हमें एल्यूवियल सॉइल जो है वो दिखाई देती है। और उसी के साथ साथ जो 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम है वहाँ पर इसका डिपोजिशन हमें देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि इंडस जो कि ये वाला पार्ट नज़र आएगा, उसी के साथ साथ गंगा जो ये वाला पार्ट नज़र आएगा, और ब्रह्मपुत्रा जो ये वाला पार्ट नज़र आएगा। तो 3 जो मेन रिवर्स हैं इंडिया में, उसके वहाँ पर डिपोजिशन जो है हमें एल्यूवियल सॉइल का वो देखने को मिलता है। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात जो है वहाँ पर भी एकदम नैरो इसमें ये जो एल्यूवियल सॉइल है उसका डिपॉजिट देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ जो महानदी और गोदावरी, कृष्ण, कावेरी रिवर्स है, थोड़ा बहुत जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर भी हमें जो एल्यूवियल सॉइल है उसका डिपोजिशन देखने को मिलता है। अब देखिए, जो एल्यूवियल सॉइल है उसमें हमें अलग अलग प्रोपोर्शन में जो सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, ये देखने को मिलता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने को मिलती है वो क्या है कि जैसे जैसे हम इनलैंड की तरफ जाते हैं, मतलब रिवर वैली की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे जो सॉइल पार्टिकल्स है वो बिगर देखने को मिलते हैं साइज में। अब देखिए, सॉइल जो है ये एज के इस पर भी क्लासिफाई की जाती है। मतलब जो एल्यूवियल सॉइल है
वो ओल्ड एल्यूएल जिसे हम बांगर कहते हैं और न्यू एल्यूएल जिसे हम खादर कहते हैं, इसमें भी इसे क्लासिफाई किया जाता है। बांगर सॉइल मतलब क्या है, जिसमें जो कंकर नोड्यूल है उनका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है देन खादर। और यहाँ पर जो खादर है उसमें मोर फाइन पार्टिकल जो है वो देखने को मिलते हैं और ये ज़्यादा फर्टाइल होती है एज कंपेयर टू बांगर। मगर देखिए एल्यूएल सॉइल अगर देखा जाए तो इन होल ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। मोस्टली जो सॉइल है उसमें एडिक्वेट प्रपोर्शन पोटैश का, फॉस्फोरिक एसिड का, लाइम का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी आइडियल है शुगर केन, पैडी, व्हीट इसकी ग्रोथ के लिए। और उसी के साथ साथ सीरियल्स, पल्सेस ये जो है इसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। और देखिए ये जो एल्यूएल सॉइल है जो कि हमें ड्रायर रीजन में दिखाई देती है वो ज़्यादा अल्कलाइन होती है, इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेशन के बाद हमें नज़र आती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल अगर देखा जाए तो हमें महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब ये वाला अगर आप एरिया देखोगे तो यहाँ पर हमें जो ब्लैक सॉइल है वो मोस्टली नज़र आती है। अब देखिए जो सॉइल है ये ब्लैक कलर में होती है, इसलिए इसे रिगर सॉइल जो है वो भी कहा जाता है और ब्लैक सॉइल जो है वो भी कहा जाता है। अब ब्लैक सॉइल जो है ये कॉटन की ग्रोथ के लिए काफ़ी आइडियल होती है और इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल ये एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल जो होता है उससे बनी हुई होती है और इसीलिए इनकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और ये जो ब्लैक सॉइल होती है ये काफ़ी रिच होती है सॉइल न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश, लाइम। और सॉइल जो है वो जनरली पुअर होती है फॉस्फोरिक कंटेंट्स में। जब हॉट वेदर होता है उस टाइम पर यहाँ पर क्रैक्स हमें दिखाई देती है इस सॉइल में, जिससे कि यहाँ पर प्रॉपर एरिएशन जो है वो देखने को मिलता है। और जब ये मिट्टी गीली होती है तो एकदम स्टिकी हो जाती है। तो ये ब्लैक सॉइल की खासियत है। अब देखिए हम रेड सॉइल के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर येलो और रेड सॉइल जो है ये जो पार्ट्स है उड़ीसा के, छत्तीसगढ़, जो सदर्न पार्ट है, मिडिल गंगा प्लेन है, उसी के साथ साथ जो वेस्टर्न घाट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, इधर यहाँ पर ये जो वेस्टर्न घाट्स है, तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर हमें रेड और येलो सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेड सॉइल जो है वो डेवलप होती है ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक, ऐसे एरियाज जहाँ पर लो रेनफॉल जो है वो देखने को मिलता है, स्पेशली ईस्टर्न और सदर्न पार्ट जो है डेक्कन प्लेट्यू का वहाँ पर। तो डेक्कन प्लेट्यू बेसिकली कौन सा है, तो ये यहाँ पर डेक्कन प्लेट्यू जो है आपको दिखाई देगा। और इसके अगर ईस्टर्न पार्ट में और सदर्न पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर हमें रेड सॉइल जो है मोस्टली देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ ये जो सॉइल है रेडिश कलर इसमें डेवलप क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर आयरन की मात्रा जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। मतलब डिफ्यूजन होता है आयरन का क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इसीलिए हमें रेड कलर जो है वो देखने को मिलता है। और येलो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ऑकर होती है हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब जब पानी मिक्स होता है। तो ये दोनों चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेड कलर जो है किसके वजह से होता है, तो आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से। येलो कलर क्यों आता है, हाइड्रेटेड फॉर्म में जब होती है तब उसका येलो कलर जो है वो हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर लेटराइट सॉइल जो है उसके बारे में बोला गया है। अब देखिए ये जो सॉइल है मोस्टली कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज जो है उड़ीसा के, आसाम के, वहाँ पर हमें लेटराइट सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। मतलब आप ये वाला ये जो एरिया है थोड़ा बहुत साउथ का वो एरिया समझ सकते हो। उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत जो आसाम का एरिया है, हिली एरिया जो है आसाम का, उड़ीसा का, वहाँ पर हमें जो लेटराइट सॉइल है वो देखने को मिलती है। अब देखिए लेटराइट जो है ये डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से, लेटर जिसका मतलब होता है ब्रिक। लेटराइट सॉइल जो है ये डेवलप होती है उस एरिया में जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हेवी रेनफॉल देखने को मिलता है। अब देखिए हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल रहने की वजह से इस सॉइल में इंटेंस लिंचिंग हमें देखने को मिलती है। वो क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि देखिए ह्यूमस कंटेंट जो है, ह्यूमस कंटेंट सॉइल का काफ़ी कम होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है पर्टिकुलरली जो डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वो हाई टेम्परेचर की वजह से कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर जब रेन गिरता है तो वहाँ पर लिंचिंग बहुत ज़्यादा प्रमाण में हमें देखने को मिलती है। अब देखिए इंटेंस लीचिंग होने की वजह से ये वैसे तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं होती है, मगर अगर अप्रोप्रिएट जो सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक है, पर्टिकुलरली जो हिली एरियाज है कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सॉइल जो है ये टी और कॉफ़ी के ग्रोइंग के लिए काफ़ी यूजफुल होती है। उसी के साथ साथ रेड लेटराइट सॉइल जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला की, ये काफ़ी सूटेबल होती है कैशर नट के ग्रोइंग के लिए भी।
अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल जो है वो हमें ये वाले रीजन में देखने को मिलती है, मतलब वेस्टर्न राजस्थान अगर देखा जाए तो वहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है ना, इवापोरेशन जो है वो भी काफ़ी फास्ट होता है, इसीलिए जो एरिड सॉइल है ये भी उसी तरीके की हमें दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर एरिड सॉइल जो है ये रेड टू ब्राउन कलर हमें देखने को मिलती है और जनरली सैंडी टेक्सचर में होती है और सलाइन नेचर में होती है। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है कि ये टेक्सचर जो है इसका सैंडी नज़र आता है और नेचर इसका सलाइन नज़र आता है। कुछ एरियाज जो है वहाँ पर सॉल्ट कंटेंट काफ़ी हाई होता है, इसीलिए इवेपरेशन वाटर जो है उसके इवेपरेशन के बाद यहाँ पर कॉमन सॉल्ट जो है ये यहाँ पर एक्वायर्ड किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होने की वजह से, हाई टेम्परेचर होने की वजह से, इवेपरेशन काफ़ी फास्टर होने की वजह से जो सॉइल है वो ह्यूमस और मॉइस्चर में काफ़ी लैक करती है, काफ़ी कम होती है और इसी की वजह से जो लोअर हॉरिजॉन है सॉइल का वो कंकर से ऑक्यूपाइड हो जाता है। जब कंकर लेयर जो है ये फॉर्म हो जाती है बॉटम हॉरिजॉन में, तब जो इन्फिल्ट्रेशन है वाटर का वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, जिस वजह से ये जो सॉइल है कल्टीवेशन के लिए काफ़ी अच्छी नहीं होती है। मगर फिर भी यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो अगर प्रॉपर प्रोवाइड की जाए तो यहाँ पर ये जो सॉइल है ये भी कल्टीवेबल बनाई जा सकती है और इसीलिए वेस्टर्न राजस्थान अगर देखा जाए तो वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ के थ्रू इस सॉइल में भी कल्टीवेशन जो है वो देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर फॉरेस्ट सॉइल जो है वो देखने को मिलती है। अब ये जो सॉइल है मोस्टली हिली और माउंटेनियस एरियाज जो है वहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। जैसे कि अगर आप ये वाला एरिया देखोगे, ये वाला एरिया देखोगे, तो जहाँ पर हमें सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वहाँ इस तरीके की सॉइल जो है फॉरेस्ट सॉइल वो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें जो सॉइल टेक्सचर है ये वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट, किस तरीके का है, वहाँ पर किस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, उस पर जो सॉइल टेक्सचर है ये वैरी करता है। और ये जो सॉइल है मोस्टली ये लूमी और सिल्टी देखने को मिलती है वैली साइड में और कोर्स ग्रेन टाइप की देखने को मिलती है अपर स्लोप्स में। मतलब इस तरीके का अगर माउंटेन है तो ये जो है ये वैली है, तो यहाँ पर हमें जो सिल्टी और लोमी सॉइल है वो देखने को मिलती है और जो स्लोप्स है यहाँ पर मोस्टली हमें जो कोर्स ग्रेन्स है वो देखने को मिलते हैं। अब देखिए ऐसे हिमालयन के जो एरियाज़ है जहाँ पर जो आइस है वो हमें देखने को मिलता है ना, स्नो कवर्ड देखने को मिलता है, तो वहाँ पर सॉइल जो है वो मोस्टली डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करती है। डेन्यूडेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से अगर पहाड़ है और यहाँ पर स्नो कवर है, स्नो अगर यहाँ पर स्लोप होता जा रहा है नीचे, तो ये जो ज़मीन है ये उखड़ जाती है, ये उखड़ जाती है, इसमें से मिट्टी जो है बाहर निकलती है, उसे हम कहते हैं डेन्यूडेशन। एकदम लेमन लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। तो जो स्नो से कवर्ड होता है हिमालय का एरिया, वहाँ पर सॉइल जो है वो मोस्टली डेन्यूडेशन एक्सपीरियंस करती है और वो एसिडिक होती है लो ह्यूमस कंटेंट के साथ। और लोअर पार्ट जो होता है वैली का, वहाँ पर जो सॉइल फाउंड की जाती है मोस्टली जो रिवर टेरेस होता है उसी के साथ साथ एल्यूअल फैन होता है वो काफ़ी फर्टाइल होती है। अब देखिए सॉइल इरोजन जो है ये भी बहुत बुरी तरीके से हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सॉइल डेन्यूडेशन मैंने आपको बताया था, जहाँ पर जो आइस है वो अगर इस तरीके से जा रहा है तो जो मिट्टी है वो पूरी उखड़ जाती है। उसी के साथ साथ विंड इरोजन भी देखने को मिलता है, जहाँ से सॉइल जो है उसका इरोजन हमें देखने को मिलता है। जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का और इरोजन का वो साइमल्टेनियसली चलता रहता है और दोनों में बैलेंस बनाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है और रिसेंट टाइम्स में देखा जाए तो बैलेंस जो है काफ़ी ख़राब होता जा रहा है। मतलब सॉइल इरोजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही है, क्योंकि हमने देखा है सॉइल फॉर्मेशन के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, लेकिन ह्यूमंस की वजह से, थैंक्स टू ह्यूमंस, जो इरोजन है सॉइल का वो बहुत बुरी तरीके से और बहुत ज़्यादा तरीके से हो रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे डिफॉरेस्टेशन हो गया, ओवर ग्रेजिंग हो गया है ना, हम जो बकरियाँ हैं, मेंढियाँ हैं वो लेकर जाते हैं, वो पूरा जो घास है वो खा लेते हैं और फिर सॉइल वैसी की वैसी रहती है, इरोजन बहुत फास्ट तरीके से हो जाता है। उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन, माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है उसके वजह से सॉइल इरोजन जो है बहुत बुरी तरीके से हो रहा है। अब देखिए जो वाटर है, जब बहता हुआ पानी जाता है तो वो भी यहाँ पर सॉइल इरोजन करता ही है। जैसे कि छोटे मात्रा में देखा जाए तो ये जो पानी यहाँ पर बह रहा है तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे जो खड्डे हैं वो नज़र आ रहे हैं, छोटी छोटी जो लाइन्स है वो नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं रील्स। यही थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी गहरी हो जाती है तो उसे हम कहते हैं गलीज, और अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वैली में तब्दील हो जाती है। और देखिए इस तरह की गलीज जब हो जाती है तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी अनफिट हो जाता है और इसीलिए इसे बैड लैंड जो है वो भी कहा जाता है। अब देखिए इरोजन को रोकने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप जो टेरेस है वो बना सकते हो। टेरेस अगर आप बनाते हो तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इरोजन जो है वो कम हो सकता है।
इसीलिए हमें जो हिमालयन रीजन है, सेंट्रल हिमालयन, वेस्टर्न हिमालयन रीजन है, वहाँ पर टेरेस फार्मिंग जो है वो मोस्टली दिखाई देती है। उसी के साथ साथ लार्ज फील्ड जो होते हैं वहाँ पर स्ट्रिप्स जो है उसके लिए जगह छोड़ी जाती है। स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस जो है वो वहाँ पर ग्रो होने के लिए छोड़े जाते हैं क्रॉप्स के बीच में, मतलब इतनी जगह छोड़ दी जाएगी जहाँ पर वो स्ट्रिप्स ऑफ ग्रासेस जो है वो ग्रो होंगे। अब ये यहाँ पर ग्रास ग्रो होने की वजह से क्या होता है, जो विंड है उसे वहाँ पर रोक दिया जाता है और फिर यहाँ पर विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन है वो यहाँ पर रुक जाता है। इसलिए इस मेथड को स्ट्रिप क्रॉपिंग भी कहा जाता है। उसी के साथ साथ शेल्टर बेल्ट भी होता है जहाँ पर जो रोज है ऐसे ट्रीज के वो यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात की जा रही है सर्जरी एज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा, जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है जिसमें उन्होंने लिस्ट आउट किए हैं स्पेसिफिक सर्जिकल प्रोसीजर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट जो है आयुर्वेदा के वो प्रैक्टिकली ट्रेंड होने चाहिए एज वेल एज इंडिपेंडेंटली वो परफॉर्म करने चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम आईएमए देखते हैं, मेडिकल एसोसिएशन देखते हैं, तो इससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। अब देखिए हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सर्जरी जो है आयुर्वेदा का पार्ट है या नहीं है, मतलब आयुर्वेदा में सर्जरी होती है या नहीं होती है। फर्ज कीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, अगर आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत है, तो क्या आप आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास जाओगे? आप ये सोचोगे नहीं यार वहाँ पर सर्जरी जो है वो नहीं करा पाएंगे, मैं यहाँ पर ट्रेडिशनल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास जाता हूँ, वो अच्छी सर्जरी जो है वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो परसेप्शन है वो इस तरीके का बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे नोटिफिकेशन के तहत जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएगी, मतलब आयुर्वेदा की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो डॉक्टर्स के पास भी यहाँ पर स्किल्स है, ये यहाँ पर लोगों को पता चलेगा। यही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए इट इज़ नॉट दैट आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर जो है वो ट्रेंड नहीं होते हैं सर्जरीज में, वो भी ट्रेंड होते हैं। इनफैक्ट वो प्राइड लेते हैं कि उनकी जो मेथड है, प्रैक्टिस है, वो जो सुश्रुता है उसके ओरिजिन से हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से जो सर्जरीज है या फिर जो भी ट्रीटमेंट है वो परफॉर्म की जाती है। एंशियंट इंडियन सेज अगर हम देखते हैं, फिजिशियन जो कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल ट्रीटीज जो सुश्रुता संहिता है वो यहाँ पर इलनेस केयर इसका पार्ट है। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर एंड इंस्ट्रूमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए अगर हम यहाँ पर अष्टांग आयुर्वेदा देखते हैं, 8 ब्रांचेस देखते हैं आयुर्वेदा के, तो ये सब हमें 8 ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि 8 ब्रांचेस नीचे दिए गए में से कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। और इसी में से एक हमें शाल्य मतलब सर्जरी जो है ये भी देखने को मिलती है। तो अब जब हम सर्जरी की बात करते हैं तो सर्जरी में भी हमें 2 ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलते हैं। एक है शाल्य तंत्र और दूसरा है शालक्य तंत्र। शाल्य तंत्र मतलब जनरल सर्जरी जो रेफर की जा रही है, जो हम जनरल सर्जरी करते हैं। लेकिन शालक्य तंत्र अगर हम देखते हैं इसमें सर्जरी जो आंखों से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, नोज से रिलेटेड है, थ्रोट से रिलेटेड है, टीथ से रिलेटेड है, ये हमें देखने को मिलती है। तो सीधे आपको स्टेटमेंट्स आ सकते हैं शाल्य तंत्र जो है वो सर्जरी रिलेटेड टू आईज, ईयर्स, नोज, और दूसरा आ सकता है शालक्य तंत्र मतलब जो जनरल सर्जरी है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, दोनों अदला बदली कर दिए गए हैं। सभी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट आयुर्वेदा के कोर्सेज जो उनको पढ़ना पड़ता है, 2016 के अगर रेगुलेशंस देखते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट को अलाउ कर रहे हैं कि वो शाल्य तंत्र या फिर शालक्य तंत्र या फिर प्रसूति एवं स्त्री रोग जो हमें गायनोकोलॉजी ये सब देखने को मिलता है उसमें अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। अब देखिए नई नोटिफिकेशन जो इसके तहत क्या हो रहा है, पेशेंट यूजुअली क्लियर नहीं होता है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो है क्या उसके पास नेसेसरी स्किल्स है ऑपरेशंस परफॉर्म करने की, इससे वो जाता नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर स्किल्स जो है प्रॉपरली सेट किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। नोटिफिकेशन में 58 सर्जिकल प्रोसीजर्स दी गई है जो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट को खुद को ट्रेन करना है जिससे कि वो स्किल जो है वो एक्वायर कर सके उन सभी सर्जरीज को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने के लिए। तो अब यहाँ पर जो मेडिकल एसोसिएशन है उसका कंसर्न क्या है, ये जो नए नोटिफिकेशन है ये एक ऐसा इंप्रेशन दे रहे हैं कि जो स्किल्स एंड ट्रेनिंग है आयुर्वेदा डॉक्टर की मॉडर्न सर्जरी परफॉर्म करने के लिए वो उन्हीं की तरह है जो मॉडर्न मेडिसिन जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब जो हमारे ट्रेडिशनल मॉडर्न डॉक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उन्हीं के स्किल के यहाँ पर जो आयुर्वेदा की ट्रेनिंग ले रहे हैं वो डॉक्टर की स्किल्स है, ऐसा यहाँ पर इंप्रेशन डाला जा रहा है। और ये जो है पूरी तरीके से सही नहीं है, मिसलीडिंग है, ऐसा यहाँ पर मेडिकल एसोसिएशन का बोलना है। उसी के साथ साथ वो अपसेट है कि जो डिसीजन है नीति आयोग का कि कमेटी यहाँ पर सेटअप की जाए, वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मेडिकल एजुकेशन, प्रैक्टिस, पब्लिक हेल्थ, ये सबको इंटीग्रेट करने के लिए, इससे भी वो खुश नहीं है। तो ये कुछ कंसर्न जो है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो ये 2 ब्रांचेस जो है वो है। उसी के साथ यहाँ पर 8 अष्टांग आयुर्वेदा जो है ये है। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखना है।
क्लियर है? आइए यहाँ पर हम बात करते हैं कैनरी इन दी कोल माइन। अब बेसिकली यहाँ पर बात की जा रही है जो इकोनॉमी है हमारी उसके बारे में। अब देखिए डिटेल में तो आपको इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलेगा ही, इसलिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही हार्ड तरीके से इसको परफॉर्म करना है। देखिए स्मार्ट स्टडी वही होती है जहां आप जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो पढ़ो, ना कि फालतू की चीजें पढ़ते रहो और फिर बोलो कि हाँ मैंने तो पूरा पेपर पढ़ा फिर भी मेरे करंट अफेयर नहीं हो रहे हैं, पूरे पेपर के सारे एडिटोरियल्स कर रहा हूँ, जो सारे एडिटोरियल्स कवर करते हैं उनके पूरे का पूरा एक एक दो दो घंटे के वीडियो देख रहा हूँ, फिर भी मेरा नहीं हो पा रहा है। अरे बाबा वेस्टेज ऑफ मटेरियल ज़्यादा होता है, या जितना ज़्यादा वेस्टेज मटेरियल के पीछे जाओगे उतना ही प्रॉब्लम जो है आपको फेस करना पड़ेगा, है ना। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो देखिए हमारे जीडीपी है उसका ग्रोथ हमें अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में -24% के आसपास, लेकिन अभी -7.5% के आसपास सेकेंड क्वार्टर में। तो मतलब क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है और स्ट्रांग रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो जीडीपी है टिपिकली दो भागों में रिपोर्ट की गई है। फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो सेक्टोरल है, प्रोडक्शन साइड है ना, जो हमें एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस ये देखने को मिल रहा है। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो कंजम्पशन साइड जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, मतलब इन्वेस्टमेंट बोलिए, नेट एक्सपोर्ट बोलिए, ये सब साइड में देखने को मिल रहा है। लेकिन तीसरी साइड है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीसरी साइड है इनकम साइड। तीसरी साइड कौन सी है? इनकम साइड। कि यहाँ पर ये जो दोनों चीज़ें हैं अगर इसके वजह से रिकवरी हो भी रही है, लेकिन अगर इनकम साइड, ये जो थर्ड साइड है, ये अगर रिकवर नहीं हो रही है तो फिर ये जो हमारी रिकवरी है शॉर्ट टर्म रिकवरी रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए फिर से कि भाई इतने महीने लोगों को खर्च करने को नहीं मिला तो लोग अब भड़ाभड़ खर्च कर रहे हैं, लोग अब चीज़ें धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इनकम अगर इंक्रीज नहीं की गई, इनकम के बारे में नहीं सोचा गया, जो वेजेस है, जो प्रॉफिट्स है, जिनके बारे में नहीं सोचा गया, तो फिर प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो ही जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, इसलिए यहाँ पर इकोनॉमिक रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेबर्स है उनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी दिला सके, उसी के साथ साथ उनको यहाँ पर क्या किया जा सके, इनकम जो है उसमें बढ़ोतरी दिली जा सके। जो कंपनीज है उनके यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है वो किस तरीके से बढ़े, ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। अब जो ऑफिशियल आंकड़े हैं वो हमें इकोनॉमिक सर्वे ये सब में देखने को मिलते ही है, इसलिए वो आंकड़ों के पीछे अभी आपको नहीं भागना है। सीधा फेब में आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे हम कवर करेंगे, तो इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, इसलिए आपको निश्चिंत रहना है। अभी आपको सिर्फ ध्यान में देना है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें एक ध्यान में रखनी है, जिससे कि जब इकोनॉमिक सर्वे आए उसमें अगर वो डायरेक्टली बोले कि इनकम जो है, तो आपको पता रहे हाँ इनकम जो है वो भी एक सोर्स हमें देखने को मिलता है ना। बस इससे ज़्यादा आपको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ MM Academy ऐप अगर आप तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।